निकोल टेस्ला ने 1919 में माय इन्वेंशंस नामक 6 पत्रिका लेख लिखे जब वे 73 वर्ष के थे और अपने करियर के चरम से काफी आगे निकल चुके थे। हालांकि वे अभी भी एक सार्वजनिक हस्ती थे और उनकी प्रसिद्धि मजबूती से टिकी हुई थी। 31 साल की उम्र में 1884 में यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास के 4 साल बाद उन्होंने दुनिया के सामने नाटकीय रूप से अपनी पॉलीफेज अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम प्रस्तुत की, वही विद्युत शक्ति प्रणाली जो आज दुनिया भर में कार्यरत है। विवरण के लिए पृष्ठ 33 देखें। टेस्ला की प्रणाली ने एडिसन की डायरेक्ट करंट प्रणाली को, जो स्वयं 1880 के दशक की शुरुआत में ही शुरू की गई थथी, सदी के अंत तक लगभग अप्रचलित कर दिया। 19वीं सदी के ये अंतिम वर्ष टेस्ला के सबसे अधिक उत्पादक काल थे। 1885 में विशाल नियाग्रा फॉल्स पॉलीफेज जलविद्युत संयंत्र के विजयी उद्घाटन ने ही उनकी प्रतिष्ठा सुनिश्चित कर दी होती, लेकिन वे बहुत पहले ही उच्च आवृत्ति, यांत्रिक और विद्युत कंपन के चमकदार क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। टेस्ला ने अपने साथियों को यांत्रिक ऑसिलेटर्स से चकित कर दिया, जो प्रति सेकंड हजारों बार कंपन करते थे और स्टील को विघटित करने में सक्षम थे। उनके विद्युत ऑसिलेटर्स यांत्रिक जड़ता से अबाधित और भी तेजी से कंपन करने वाली या प्रत्यावर्ती धाराएं उत्पन्न करते थे, जो जादुई गुणों से संपन्न लगती थीं। 1890 के दशक के दौरान ये उच्च आवृत्ति वाली विद्युत धाराएं व्यापक रूप से टेस्ला धाराएं के नाम से जानी जाने लगीं। पॉलीफेज विद्युत प्रणाली ने 1888 में टेस्ला द्वारा इसका अनावरण किए जाने के तुरंत बाद मानव जाति द्वारा शक्ति के उपयोग के तरीके में क्रांति ला दी। लेकिन उसी वर्ष हेनरिक हर्ट्ज द्वारा की गई रेडियो तरंगों की चौंकाने वाली खोज की घोषणा ने टेस्ला के प्रत्यावर्ती और एडिसन के दिष्ट धारा प्रणालियों के बीच प्रसिद्ध युद्ध को भी तुरंत ओवरशैडोड कर दिया। हर्ट्ज ने वायरलेस संचार का द्वार खोल दिया। फिर भी रेडियो के वास्तविकता बनने से पहले अन्य समान रूप से आश्चर्यजनक खोजें सामने आईं। इलेक्ट्रॉन, एक्स-रे और रेडियोधर्मिता सभी तेजी से मानव शब्दावली में प्रवेश कर गए। स्पाइरलिंग विश्व जनसंख्या और बिजली की तीव्र शक्तियों पर इसके लगातार बढ़ते नियंत्रण का परिणाम दिमाग को चकरा देने वाले परिवर्तन का आधुनिक युग गंभीरता से शुरू हो गया था। उच्च आवृत्ति धाराओं पर टेस्ला की पकड़ ने उन्हें एक्स-रे, डायथर्मी, डिस्चार्ज लाइटिंग, रोबोटिक्स और वायरलेस में 19वीं सदी के अंत के शोध में सबसे आगे ला खड़ा किया। इन और अन्य विषयों पर उनके व्याख्यान आश्चर्यजनक रूप से सफल रहे। उनका काम 1899 में शिकागो में एक विस्तृत रेडियो नियंत्रित नाव के प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ, जिसके बाद उसी वर्ष कोलोराडो में एक विशाल प्रायोगिक वायरलेस ट्रांसमीटर का निर्माण हुआ। दुर्भाग्य से टेस्ला के वायरलेस ट्रांसमिशन के अपरंपरागत सिद्धांत, जिन्हें वह मुक्त अंतरिक्ष तरंग प्रसार घटना के बजाय वायु या पृथ्वी धारा चालन अधिक मानते थे, और वायरलेस शक्ति के साथ साथ संदेशों को प्रसारित करने पर उनके ध्यान ने उनके अग्रणी वायरलेस कार्य को कई वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में औपचारिक रूप से मान्यता मिलने से रोक दिया। केवल 1943 में उनकी मृत्यु के कई महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी के मौलिक संयुक्त राज्य अमेरिका के वायरलेस पेटेंट को टेस्ला, ओलिवर लॉज और जॉन स्टोन के पूर्व कार्य के कारण रद्द कर दिया। मार्कोनी के पेटेंट के पक्ष में एक चौथाई सदी पुराने निचली अदालत के फैसलों को अदालत द्वारा देर से पलटना उस स्थिति का एक ऐतिहासिक उदाहरण होना चाहिए जहां घोड़े न केवल भाग गए थे बल्कि बुढ़ापे में मर भी गए थे। तब बाड़े का दरवाजा बंद किया गया। मुकदमे में शामिल सभी पेटेंट धारक और पेटेंट समाप्त हो चुके थे और वादी मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी ऑफ अमेरिका लंबे समय से अमेरिकी स्वामित्व वाली रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका द्वारा प्रतिस्थापित हो चुकी थी। इस मामले में प्रतिवादी संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सभी संयुक्त राज्य अमेरिका की वायरलेस तकनीक पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन मार्कोनी कंपनी को पेटेंट रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया था। 20वीं सदी की शुरुआत होने से पहले ही टेस्ला का सक्रिय वायरलेस करियर मार्कोनी की उद्यमशीलता की सफलता की वजह से डूब गया। 1901 का 102 के मार्कोनी के अटलांटिक पार के प्रसारण एक सार्वजनिक संबंधों का खजाना थे। मार्कोनी ने निस्संदेह टेस्ला और अन्य लोगों के सर्वोत्तम काम का उपयोग किया,
लेकिन उनका सिस्टम टेस्ला के मुकाबले कम महत्वाकांक्षी और कम खर्चीला था। 1902 के बाद टेस्ला 1899 की अपनी कोलोराडो परीक्षण सुविधा पर आधारित विशाल लॉन्ग आइलैंड ट्रांसमीटर को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने में असमर्थ रहे, जिसका निर्माण उन्होंने 1901 की शुरुआत में शुरू किया था। उन्होंने अपने संभावित रूप से लाभदायक वायरलेस पेटेंट का लाइसेंस देकर प्रथम विश्व युद्ध तक वायरलेस में अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन वित्त पोषण या कॉरपोरेट संबंधों की कमी ने उन्हें पेटेंट पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने से रोक दिया। टेस्ला ने इस युद्ध पूर्व काल का अधिकांश समय एक सरल लेकिन शक्तिशाली ब्लेडलेस टरबाइन विकसित करने में लगाया, जिसकी सफलता पर उन्हें अपने वायरलेस सिस्टम को पुनर्जीवित करने का भरोसा था। युद्ध की पूर्व संध्या तक टेस्ला टरबाइन ने दूसरों के अलावा कैसर विल्हेम की रुचि जगा दी थी। हालांकि विकास लागत बहुत अधिक थी और युद्ध के बाद की रुचि कभी भी युद्ध पूर्व की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती थी। युद्ध ने मार्कोनी के साथ संघर्ष में टेस्ला की अंतिम आशा को भी समाप्त कर दिया। फ्रांसीसी अदालतों में एक अपील, जिसे कुछ फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने मार्कोनी कंपनी को उसकी एकाधिकार स्थिति से बाहर निकालने की उम्मीद की थी। मेरी खोजें, माय इन्वेंशंस, वर्साय शांति सम्मेलन के समय प्रकाशित हुईं। जब उन्होंने भाग 6 लिखा था, तब लीग ऑफ नेशंस स्पष्ट रूप से टेस्ला के दिमाग में बहुत था। टेस्ला को यह एहसास नहीं था कि उन्होंने अपने आविष्कारशील करियर की समीक्षा के लिए कितना समय चुना था, लेकिन उनके रचनात्मक गौरव का काल वास्तव में बीत चुका था। हालांकि वह संग्रहीत विचारों के ढेर पर काम करते रहे। एक आत्मकथा निसंदेह युद्ध से 2 दशक पहले बेहतर ढंग से प्राप्त होती, जब वह अपने रचनात्मक चरम पर थे और उनके धनी प्रकाशक मित्र पीएफ कोलियर उन्हें दोनों के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन तब वह बहुत व्यस्त थे। टेस्ला अपनी लंबी उम्र के प्रति आश्वस्त थे और अक्सर अपने जीवन की पूरी कहानी के लिए अनुरोधों को यह कहकर टाल देते थे कि वह इसे तब करेंगे जब वह 125 वर्ष के हो जाएंगे और अपना काम खत्म कर लेंगे, पेस्कीज़स करेंगे। अगर यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती है कि आधी उम्र में उनकी गरीबी ने उनके काम को जल्दी खत्म करने के लिए मजबूर किया, तो यह आंशिक सांत्वना है कि उन्होंने अपने खाली समय का कुछ हिस्सा खुद के बारे में लिखने में इस्तेमाल किया। 1919 तक ह्यूगो गर्न्सबैक, जिन्होंने माई इन्वेंशंस पत्रिका इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंटर में प्रकाशित किया था, 1 दशक से भी अधिक समय से टेस्ला से उनके काम के बारे में लेख लिखने का अनुरोध कर रहे थे। बाद के वर्षों में उन्होंने प्रसिद्ध नाम को पत्रिका के मास्टहेड पर लाने की उम्मीद में टेस्ला को एक सहयोगी संपादक का पद भी प्रदान किया। गर्न्सबैक न केवल इसलिए उत्साही थे क्योंकि वे स्वयं टेस्ला के लंबे समय से प्रशंसक थे, बल्कि इसलिए भी कि वे जानते थे कि टेस्ला का नाम अभी भी एक जादुई नाम था। उनकी विवादास्पद प्रतिष्ठा से पत्रिकाएं बिकेंगी। टेस्ला के विभिन्न इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंटर लेख बहुत लोकप्रिय थे और उन्होंने पाठकों पर ऐसी स्थायी छाप छोड़ी कि आज भी टेस्ला का उल्लेख होने पर कई लोग गर्न्सबैक के बारे में सोचते हैं। हालांकि गर्न्सबैक को खुद एक विज्ञान कथा के प्रकाशक और लेखक के रूप में सबसे अच्छी तरह से याद किया जाता है, और उनके साथ टेस्ला का संक्षिप्त लेकिन अत्यधिक दृश्यमान जुड़ाव ने वैज्ञानिक समुदाय में आविष्कारक की प्रतिष्ठा को शायद नहीं बढ़ाया। माई इन्वेंशंस के प्रकाशन के बाद के 2 दशकों में टेस्ला तेजी से एक दूरदर्शी, बिना पोर्टफोलियो के आविष्कारक के रूप में लगने लगे, जो प्रेस से असाधारण दावे करते थे। चूंकि उनके इस बुढ़ापे की सार्वजनिक छवि से उनकी धारणाएं कुछ दुर्भाग्यपूर्ण तरीकों से विकृत हो गई हैं, इसलिए विवाद के लिए टेस्ला की प्रतिष्ठा और प्रेस के साथ उनके अजीब संबंध की दोहरी जड़ों का पता लगाना उपयोगी है। टेस्ला हमेशा से एक दूरदर्शी थे, जैसा कि उनकी पुस्तक माई इन्वेंशंस स्पष्ट करती है। जिस समय उन्होंने पहली बार जनता का ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने शायद ही कभी साहसिक भविष्यवाणियां और महत्वाकांक्षी दावे करने में संकोच किया हो, लेकिन क्योंकि उनके पेटेंट जल्दी ही इतिहास में सबसे मूल्यवान साबित हुए और क्योंकि वह असाधारण दर से नए आविष्कार कर रहे थे, उनके बयान आश्चर्यजनक लेकिन पूरी तरह से विश्वसनीय लगते थे। 1890 के दशक में सच्चाई कल्पना से भी अधिक आश्चर्यजनक थी, और क्रांतिकारी सपनों वाला टेस्ला अकेला व्यक्ति नहीं था। शायद यह कोई संयोग नहीं था कि 1890 का दशक पीत पत्रकारिता का भी स्वर्ण युग था।
समाचार माध्यमों को सामान्य तौर पर आविष्कारकों और विशेष रूप से टेस्ला के साथ बड़ा मजा आता था। उनके शानदार उच्च आवृत्ति अनुसंधान और वैज्ञानिक जादू के शो, जो उन्होंने उन करोड़पतियों के लिए लगाए जिनके साथ वे घुलते मिलते थे, उनकी कई विलक्षणताएं, विदेशी व्यवहार, कई भाषाओं और साहित्यों पर उनकी पकड़ और थोड़ी या बिना किसी प्रेरणा के भविष्य के आकार के बारे में कल्पना करने की उनकी इच्छा, इन सभी ने उन्हें अपने दोस्तों हर्स्ट और कोलियर जैसे प्रकाशकों का पसंदीदा बना दिया। टेस्ला धीरे धीरे अपने साथियों के बीच कम पसंदीदा बनते गए, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह एक एकाकी व्यक्ति थे जिन्हें उनमें से अधिकांश केवल प्रेस में छपी जंगली कहानियों के माध्यम से जानते थे, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वे अनिवार्य रूप से टेस्ला पेटेंट के करियर से जुड़े थे। लंबे समय बाद जब वे वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन की एकमात्र संपत्ति बन गए, कई प्रतिद्वंद्वी आविष्कारक तब कड़वे हो गए जब उन्होंने अपने प्रत्यावर्ती धारा के काम में अपनी प्रगति को वेस्टिंगहाउस के वकीलों द्वारा हर मोड़ पर बाधित पाया, जो हर संभावित पेटेंट उल्लंघनकर्ता पर मुकदमा चलाने, कुछ ने कहा कि उत्पीड़न करने के लिए दृढ़ थे। 1890 के दशक में वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन पॉलीफेज सिस्टम की उच्च विकास लागत के साथ साथ इस अमेरिकी औद्योगिकीकरण के बुखार के दौर की रोलर कोस्टर अर्थव्यवस्था से कमजोर हो गया था। केवल अपने ट्रम्प कार्ड टेस्ला पेटेंट को अधिकतम प्रभाव के लिए खेलकर ही कॉरपोरेशन जनरल इलेक्ट्रिक की एकाधिकारवादी महत्वाकांक्षाओं को हरा सकता था। वेस्टिंगहाउस की रणनीति सफल रही। पेटेंट की स्पष्ट ताकत, यहां तक कि अदालत में उनका परीक्षण होने से पहले भी, ने जनरल इलेक्ट्रिक को वेस्टिंगहाउस के साथ पेटेंट के क्रॉस लाइसेंसिंग के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित किया। जनरल इलेक्ट्रिक साझेदारी का वरिष्ठ सदस्य बन गया, लेकिन दोनों निगमों को उपकरण की एक पूरी श्रृंखला का उत्पादन करने की स्वतंत्रता मिली, जबकि छोटे प्रतिस्पर्धियों को बाहर कर दिया गया। यह व्यवस्था 1911 में शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट के दायरे में आ गई, लेकिन तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार पर हावी होने वाला विद्युत डुपोली अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। विलियम स्टैनली जैसे प्रतिभाशाली आविष्कारकों की हताशा के प्रति सहानुभूति न रखना मुश्किल है, जो एक कॉरपोरेट टकराव के बीच कुचले जाने पर पेटेंट पुल ट्रस्ट पर बरसे और टेस्ला के नाम की निंदा की। निश्चित रूप से बात यह थी कि टेस्ला का वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन के साथ अपने पेटेंट बेचने के बाद बहुत कम लेना देना था। 1996 के दौरान टेस्ला पेटेंट ट्रस्ट का एक मोहरा बन गया। जनरल इलेक्ट्रिक स्वतंत्र आविष्कारकों को समृद्ध करने के व्यवसाय में नहीं था। उसने पेटेंट पूलिंग के लिए टेस्ला पेटेंट की सीधी खरीद को एक शर्त बना दिया, और पॉलीफेज रॉयल्टी, जो कागजों पर लाखों की थी, $216,000 में हस्ताक्षरित कर दी गई। जब कुछ साल बाद अदालत में इस लेन देन के बारे में उनसे पूछताछ की गई, तो टेस्ला ने बिक्री के विवरणों के बारे में अनभिज्ञता स्वीकार की। वह हमेशा ऐसे मामलों को अपने व्यावसायिक भागीदारों पर छोड़ देते थे। शक्तिशाली टेस्ला पेटेंट बहुत दुश्मनी का केंद्र बिंदु थे, लेकिन टेस्ला स्वयं एक स्थायी रूप से विचलित व्यक्ति, जो वास्तव में पैसे के साथ असहज प्रतीत होते थे, एक लुटेरे बैरन से सबसे दूर थे। हालांकि जनता ने शायद ही कभी वास्तविक व्यक्ति को देखा। टेस्ला के मित्र विज्ञान लेखक केनेथ स्वेजी के शब्दों में, टेस्ला कभी भी अपनी दुनिया, जिन विचारों और समस्याओं पर वह काम कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ते थे। वह अक्सर भोजन का इंतजार करते हुए मेजपोशों पर रेखा चित्र बनाते थे या अचानक बातचीत को बाधित कर देते थे ताकि वे अपने दबाव वाले विचार प्रयोगों पर लौट सकें। जनता जानती थी कि टेस्ला शानदार रेस्तरां में खाते थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि भोजन के प्रति उनके जुनून और दिखावा बनाए रखने की उनकी मजबूरी उन्हें उन आदतों में बांधे रखती थी जिन्हें वे बदल नहीं सकते थे, चाहे वे कितने भी दरिद्र क्यों न हो जाएं। आमतौर पर वह पॉल के खाने के लिए पीटर से उधार ले सकते थे और लगातार कर्ज में रहते थे। इसी तरह जनता टेस्ला के ग्लैमरस सामाजिक जीवन से अवगत थी, और वास्तव में धनी लोगों का ध्यान पहले टेस्ला को यह आश्वस्त करने में मदद करता था कि वह आ गए थे। लेकिन कुछ ही लोग समझते थे कि टेस्ला पूरी तरह से प्रेरित व्यक्ति थे। उन्होंने अमीर लोगों के निष्क्रिय व्यवसायों को मुख्य रूप से इसलिए सहन किया क्योंकि उन्हें अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए संरक्षकों की आवश्यकता थी। अंत में जनता ने उनके करियर की शुरुआत में टेस्ला की इतनी अतिरंजित प्रशंसा पढ़ी कि उनकी धारणाएं
और यहां तक कि उनकी अपनी धारणाएं भी विकृत हो गईं। निकोल टेस्ला स्थायी रूप से विकृत हो गए। हॉलीवुड द्वारा एक प्रतिभाशाली अभिनेता को एक सितारे में बदलने की तरह टेस्ला अपनी सार्वजनिक छवि का शिकार बन गए। आविष्कारक और जनता दोनों की असंभव अपेक्षाओं के परिणाम स्वरूप एक स्पष्ट विश्वसनीयता का अंतर पैदा हो गया। जब टेस्ला नए काम की प्रथागत बाढ़ से आलोचनाओं को शांत करने में असमर्थ हो गए और जिन प्रतिद्वंद्वियों ने उनकी पिछली सफलता का विरोध किया था, उन्होंने तुरंत इस बात पर जोर दिया कि कैसे महान व्यक्ति गिर गए थे। रेजिनाल्ड कैप, जिनके पिता गिस्बर्ट टेस्ला के मित्र और सहकर्मी थे, ने एक बार टिप्पणी की थी कि टेस्ला एक दिलचस्प अध्ययन प्रस्तुत करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी बौद्धिक उपलब्धियों को उत्पन्न और सीमित दोनों कर सकता है, जो आविष्कारकों के बीच एक विडंबनापूर्ण स्थिति है। वही भावुक दृढ़ विश्वास जिसने करोड़पतियों को मंत्रमुग्ध कर दिया, वही हठ जिसने पारंपरिक ज्ञान को त्याग दिया और टेस्ला को एक महान, सिर्फ एक अच्छा आविष्कारक नहीं बनाया, और वही अथक आशावाद जिसने उन्हें निराशा के कगार से उभरने में मदद की, उन्हें अपनी गलतियों को पहचानने से भी रोका और अंततः उन्हें ठीक उसी जगह पर सबसे अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया जहां वे असफल होने के लिए सबसे अधिक अभिशप्त थे। टेस्ला ने हमेशा सर्वोच्च आत्मविश्वास प्रदर्शित किया, जिससे कम आशावादी आविष्कारक उत्तेजित हो जाते थे, जिन्हें शायद ही कभी यह संदेह होता था कि यह भूमिका उन्हें अपनी किस्मत डगमगाने पर खुद से और भी बड़ी मांगें करने के लिए कैसे फंसाती थी। टेस्ला को मान्यता की आवश्यकता थी, जिसे माई इन्वेंशंस बचपन में गहराई से निहित दिखाता है, और वह विरोधाभासी रूप से एक पल में अपनी सनसनीखेज प्रेस कवरेज की निंदा करने और अगले पल आश्चर्यजनक भविष्यवाणियों और वादों के साथ इसे बढ़ावा देने में सक्षम थे। तकनीकी प्रेस, हालांकि अपनी दुर्जेय प्रतिष्ठा के कारण टेस्ला के दावों को सीधे खारिज करने से हिचक रहा था, उसने जोर देना शुरू कर दिया कि वह उन्हें अधिक ठोस रूप से समर्थन दें। हालांकि लोकप्रिय प्रेस अधिक क्षमाशील था। विवादास्पद दूरदर्शी टेस्ला वैज्ञानिक सुपरमैन टेस्ला जितनी तेजी से समाचार पत्र और पत्रिकाएं बेच सकते थे। टेस्ला 1900 में न्यूयॉर्क लौट आए। कोलोराडो में अपने वायरलेस रिसर्च में अपने सारे पैसे खत्म कर चुके थे। वायरलेस पावर और मैसेज ट्रांसमिशन की एक प्रोजेक्टेड वर्ल्ड सिस्टम के लिए नया पैसा आकर्षित करने की उम्मीद में उन्होंने अपने दोस्त रॉबर्ट जॉनसन, सेंचुरी मैगजीन के संपादक, के साथ अपने हाल के काम पर एक लंबा लेख छापने की व्यवस्था की। जॉनसन ने 1890 के दशक के दौरान टेस्ला को करोड़पति निवेशकों से मिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनमें से अधिकांश टेस्ला पेटेंट का प्रत्यावर्ती धारा तकनीक पर एकाधिकार होने के कारण आविष्कारक की प्रशंसा करने के लिए पहले से ही तैयार थे। सेंचुरी का लेख टेस्ला का प्रेस की शक्ति का उपयोग करके पैसे जुटाने का पहला पूरी तरह से जानबूझकर किया गया प्रयास था। उस उद्देश्य के लिए उन्होंने लेख को शानदार विद्युत निर्वहन की तस्वीरों से भर दिया, जो आज भी आश्चर्यचकित करती हैं। भले ही यह महसूस किया जाए कि तस्वीरें कई अलग अलग निर्वहन दिखाने वाले टाइम एक्सपोजर हैं, लेख उतना ही सफल रहा जितना टेस्ला उम्मीद कर सकते थे। J.P. मॉर्गन टेस्ला के वायरलेस सिस्टम में $150,000 का निवेश करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावित हुए। मानव ऊर्जा बढ़ाने की समस्या ने भी काफी विवाद खड़ा किया। रॉबर्ट जॉनसन की हमें एक जानकारीपूर्ण लेख देना की एक आध्यात्मिक की दलील के बावजूद टेस्ला ने अपने वायरलेस काम के ठोस विवरणों पर बहुत कम जगह दी और पूरे अनुभागों को वैज्ञानिक ऊर्जा कुशल लाइनों पर दुनिया को फिर से बनाने की व्यापक योजनाओं के लिए समर्पित कर दिया। टेस्ला अपने जीवन के यांत्रिक सिद्धांतों को उनके तार्किक चरम पर धकेलने में आनंद लेते थे। न केवल प्रत्येक व्यक्ति एक स्वचालित मशीन था, बल्कि पूरी मानव जाति भौतिकी के नियमों का पालन करती थी, जैसे गैस के अणु गैस नियमों का पालन करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में टेस्ला ने अपने सिद्धांतों के अनुसार पिछले युद्धों से अनुमान लगाकर युद्ध की अवधि की आश्चर्यजनक सटीकता के साथ गणना की थी। इतिहास, दर्शन और विज्ञान के एक साहसिक काव्यात्मक संश्लेषण के माध्यम से भविष्य का अनुमान लगाने के टेस्ला के प्रयासों का वही हश्र हुआ जो उनके समकालीन स्वतंत्र विचारक इतिहासकार हेनरी एडम्स, जॉन क्विंसी एडम्स के पोते के समान प्रयासों का हुआ।
दोनों पुरुषों को एक शाब्दिक दिमाग वाली दुनिया ने सबसे अच्छे रूप में सनकी या सबसे बुरे रूप में अपने पेशे के नियमों के प्रति बेवफा के रूप में लेबल किया था। फिर भी आज दुनिया वास्तव में विद्युत बुद्धिमत्ता और शक्ति से स्पंदित होती है, एक जीवित जीव की तरह, जैसा कि टेस्ला ने अपने वर्ल्ड सिस्टम के साथ भविष्यवाणी की थी। राय अभी भी बंटी हुई है कि प्रौद्योगिकी द्वारा एडम्स का विनाश का दृष्टिकोण या टेस्ला का मुक्ति का दृष्टिकोण अधिक प्रशंसनीय है, लेकिन भविष्य को पढ़ने के महत्वाकांक्षी क्रॉस डिसिप्लिनरी प्रयासों को अब अव्यावसायिक के रूप में खारिज नहीं किया जाता है। तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन की गति इतनी तेज हो गई है कि भविष्यवादी सोच हमारी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। टेस्ला मानव ऊर्जा विवाद में अनजान होकर नहीं उतरे थे। उनके पत्र बताते हैं कि उन्हें अपने भविष्यवादी विचारों और अपने वर्ल्ड सिस्टम के दावों दोनों की आलोचना की उम्मीद थी। वह बड़े दांव खेल रहे थे। जैसा कि मार्कोनी के जीवनी लेखक ऑरेन डनलप ने देखा, टेस्ला जनता की नज़र में मार्कोनी के बजाय रेडियो के जनक बन सकते थे। टेस्ला अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे एडिसन ने एक बार अपनी प्रकाश प्रणाली की सफलता की सबसे शानदार शब्दों में घोषणा करके अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई थी, इससे पहले कि उसने प्रयोगशाला में भी काम किया हो। असाधारण दावे अक्सर उद्यमिता का एक आवश्यक हिस्सा होते हैं। वे आलोचना के साथ साथ निवेशकों को भी आकर्षित करते हैं। एडिसन और मार्कोनी की तरह टेस्ला को अपने अप्रयुक्त नए सिस्टम पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनके विपरीत वह स्वाभाविक उद्यमी नहीं थे। मार्कोनी जानते थे कि वह रेडियो को परिपूर्ण करने की दौड़ में है और उन्होंने अपने हर कार्य को उसके विज्ञापन मूल्य पर आधारित किया। इसके विपरीत टेस्ला अपने पूरे वर्ल्ड सिस्टम का एक सुबह अनावरण करना चाहते थे और चाहते थे कि सभी प्रतियोगी मैदान से हारकर पीछे हट जाएं। उनकी पॉलीफेज सफलता त्वरित और व्यापक थी। उन्होंने अपने करोड़पति परिचितों से आसानी से उद्यम पूंजी आकर्षित की थी और वह मार्कोनी से कहीं बेहतर आविष्कार कर सकते थे। मार्कोनी बेशक खुद को प्रतिभाशाली लोगों से घेरने के लिए पर्याप्त स्मार्ट थे, लेकिन अंततः टेस्ला को उनकी अपनी असीमित महत्वाकांक्षा ने बर्बाद कर दिया। मार्कोनी केवल संदेश भेजना चाहते थे, लेकिन टेस्ला का वास्तविक उद्देश्य जेड.पी. मॉर्गन से छिपा हुआ, जिन्होंने सेंचुरी लेक की तस्वीरें देखी होंगी लेकिन टेक्स्ट नहीं पढ़ा होगा। पूरी पृथ्वी को वायरलेस तरीके से विद्युतीकृत करना था। दुनिया के सबसे दूर दराज के गांव को बिजली युग के सभी लाभ तुरंत मुफ्त में उपलब्ध कराना। टेस्ला इस यूटोपियन लक्ष्य पर इतने केंद्रित थे कि उन्होंने अपनी वायरलेस नियंत्रित नाव का प्रचार करने की शायद ही परवाह की, जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1898 में टेस्ला के रेडियो और रोबोटिक्स के डिवाइस अपने समय से कई साल आगे थे। कोई चाहे कुछ भी सोचे, टेस्ला की पृथ्वी की विद्युत स्थिति को तालबद्ध तरीके से बाधित करने की योजना, जिससे हर जगह बिजली उपलब्ध हो सके, व्यावहारिक थी या नहीं, यह अफसोस की बात है कि वह इसे पूरी तरह से टेस्ट नहीं कर पाए। वह अपने विशाल लॉन्ग आइलैंड ट्रांसमीटर को पूरा करने के बहुत करीब आ गए थे। टेस्ला अपने पसंदीदा बच्चे को धीरे धीरे आर्थिक रूप से भूखा मरते हुए देखकर कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। शुरुआती गंभीर डिप्रेशन के बाद उन्होंने अपने पुराने सकारात्मकता का कुछ अंश वापस पा लिया और फिर से आविष्कार करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को फिर से जीवित करने की उम्मीद नहीं छोड़ी। टेस्ला की 19वीं सदी के मध्य की पृष्ठभूमि को देखते हुए अतीत के छूटे हुए अवसरों पर यह मोह, जिसने 20वीं सदी के विज्ञान द्वारा उनकी स्वीकृति में बाधा डाली, शायद ही आश्चर्यजनक लगता है। बहुत कम लोग लगातार सदियों तक अवंत गाड़े हो सकते हैं। माई इन्वेंशंस से पता चलता है कि टेस्ला 63 साल की उम्र में भी अपनी भव्य महत्वाकांक्षाओं पर हंसने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने लंबे जीवन के अंत तक उनकी दूरदर्शी प्रवृत्तियां, प्रेस के प्रति कमजोरी और पिछली जीतों को फिर से बनाने की लालसा ने इस दृष्टिकोण को खत्म कर दिया था। टेस्ला के अंतिम वर्षों में शाश्वत ऊर्जा मशीनों और अंतिम हथियारों की चौंकाने वाली घोषणाएं हुईं, जो स्पष्ट रूप से उनके दिमाग के बाहर कभी मौजूद नहीं थीं और जिनकी कार्यप्रणाली का आकलन करना असंभव है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि वह जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने एक बार सेंचुरी मैगजीन का उपयोग किया था, लेकिन
शौकिया प्रचारकों के लिए प्रेस के साथ खेलने के खतरों को कभी न सीख पाने के कारण वह मुख्य रूप से खुद को एक अखबार की अजीबो-गरीब हस्ती, पहले से ही दूर के 19वीं सदी का एक रंगीन अवशेष बनाने में सफल रहे। अंततः टेस्ला और प्रेस एक परिचित वार्षिक अनुष्ठान में बस गए, जिसमें आविष्कारक पत्रकारों को एक भव्य जन्मदिन के रात्रिभोज के लिए आमंत्रित करते थे, जिसे वह मुश्किल से वहन कर सकते थे और उन्हें पिछले साल की तुलना में अधिक दूरदर्शी योजनाओं से प्रसन्न करते थे। टेस्ला अपने अधिकांश समकालीनों से अधिक जीवित रहे और अन्य महान आविष्कारकों के पैटर्न का पालन किया। बुढ़ापे ने केवल उस जिद को और मजबूत किया जिसने जवानी में उन्हें दुनिया के सर्वसम्मत संदेहों का सामना करने और उसकी पारंपरिक धारणाओं को पलटने में सक्षम बनाया था। टेस्ला की रचनात्मकता के बीज उनके युवा काल में ही देखने को मिलते हैं। हालांकि टेस्ला के सबसे कट्टर प्रशंसक और आलोचक दोनों ही उनकी बुढ़ापे की कल्पनाशील उड़ानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आलोचक इन्हें एक निराशावादी सपने देखने वाले की कल्पनाएं बताते हैं, जबकि प्रशंसक इन्हें एक अचूक पैगंबर की प्रेरणाएं मानते हैं। सौभाग्य से टेस्ला ने अपनी पुस्तक माई इन्वेंशंस में अपने युवा अनुभवों पर विशेष जोर दिया है, उन्हें बाद की सभी घटनाओं का निर्धारक बताया है और उनका अमूल्य और आकर्षक बयान सभी टेस्ला जीवनीकारों के लिए एक प्राथमिक स्रोत रहा है। हालांकि माई इन्वेंशंस में टेस्ला का ध्यान मुख्य रूप से आंतरिक है और पाठकों को उनके बचपन के ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ की कुछ समझ की आवश्यकता है। उनका जन्म क्रोएशिया में सर्बियाई माता पिता के यहाँ हुआ था। उन्होंने क्रोएशियाई, ऑस्ट्रियाई और चेक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और हंगरी में अपनी पहली इंजीनियरिंग की नौकरी पाई। कई अलग अलग समूहों ने गर्व से उन्हें अपना बताया है। उनका पैतृक लिखा उच्चारण लीका, जो आज के युगोस्लाविया, दक्षिण या युगोस्लावों की भूमि के क्रोएशियाई गणराज्य में है, लंबे समय से ऑस्ट्रियाई साम्राज्य की सैन्य सीमा का हिस्सा था। एक सैन्यीकृत क्षेत्र जो साम्राज्य की दक्षिणी और पूर्वी तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य के साथ सीमा पर 1000 मील तक फैला हुआ था। सीमा के अधिकांश निवासी दक्षिणी स्लाव थे, सर्ब, क्रोएट्स, स्लोवेनियाई, और लगभग सभी पुरुष आजीवन सैनिक थे जिन्हें किसी भी समय दूर के युद्धों में लड़ने के लिए भेजा जा सकता था। सीमा से आत्मनिर्भर होने की उम्मीद थी, लेकिन चूंकि पुरुषों के शांतिकाल में भी कई सैन्य कर्तव्य थे, इसलिए खेती अक्सर महिलाओं और बच्चों का काम बन जाती थी। लिखा एक पहाड़ी और बंजर कार्स्ट क्षेत्र जो हमेशा अकाल के कगार पर रहता था, ये आज भी युगोस्लाविया के सबसे गरीब हिस्सों में से एक है, ने सीमा के कुछ सबसे कठोर और सबसे साधन संपन्न पुरुषों और महिलाओं को जन्म दिया। टेस्ला के जन्म के समय सीमा सैकड़ों साल पुरानी थी और युद्ध में बदलाव, साथ ही तुर्की शक्ति के कमजोर पड़ने ने अंततः इसे अप्रचलित बना दिया था। जब टेस्ला ड्राफ्ट आयु तक पहुंचे तो यह नागरिक प्रशासन में वापस आ रहा था और परिणाम स्वरूप टेस्ला ने अपनी सैन्य दायित्व, जिसका उल्लेख माई इन्वेंशंस में कभी नहीं किया गया, आविष्कारों के कारण सेवा अवधि 64 साल से घटकर महज 3 साल रह गई थी। टेस्ला ने तो टेक्निकल स्कूल में दाखिला लेकर फौज से पूरी तरह किनारा कर लिया था। टेस्ला कई मायनों में भाग्यशाली थे। उनके पिता एक सर्बियाई रूढ़िवादी पादरी और एक शिक्षित व्यक्ति थे। उस समय ये दोनों बातें हमेशा एक साथ नहीं होती थीं। उनकी मां एक प्रतिष्ठित पादरी, सर्बियाई रूढ़िवादी परिवार से थीं और उनके कई नाना नानी और दादा दादी के रिश्तेदार प्रभावशाली पादरी या सैन्य अधिकारी थे। इसके अलावा फ्रंटियर, जो इतने लंबे समय से ऑस्ट्रियाई सैन्य क्षेत्र के रूप में ठहरा हुआ था, टेस्ला के दादा के समय नेपोलियन के संक्षिप्त कब्जे से उसके क्षितिज बहुत विस्तृत हो गए थे। तुर्की आक्रमणों की जांच के बाद से यूरोप सदियों में फला फूला था, लेकिन फ्रंटियर पूर्व और पश्चिम के बीच फंसा हुआ तब तक पूरी तरह से अतीत का बंधक बना रहा, जब तक कि आधुनिक सेना और नेपोलियन फ्रांस के आधुनिक विचार उसमें नहीं फैल गए। हालांकि टेस्ला का जन्म एक दमनकारी दौर में हुआ था, जो मध्य शताब्दी की महान यूरोपीय क्रांतियों के तुरंत बाद आया था। बदलाव की हवाओं को आसानी से दबाया नहीं जा सका और युवा और महत्वाकांक्षी टेस्ला ने उनका लाभ उठाकर एक नई दुनिया की ओर प्रस्थान किया। उन प्राचीन परंपराओं में जिन्हें उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया था, वे रचे बसे थे।
वे वीर मौखिक साहित्य में डूबे हुए थे, जिसके साथ दक्षिण स्लाव इस्लामी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी लगभग कालातीत लड़ाइयों का स्मरण करते थे, और वे दुनिया की सबसे जटिल भू राजनीतिक स्थितियों में से एक के बीच पले बढ़े। एक ऐसी स्थिति जिसे केवल हजारों वर्षों के युद्धों, प्रवासों और शाही फरमानों से ही बनाया जा सकता है, जो विभिन्न संस्कृतियों, नस्लों और धर्मों की एक टेपेस्ट्री पर कार्य करते हैं। कई प्राचीन तनाव आज भी बने हुए हैं, कैथोलिक, रूढ़िवादी या मुस्लिम, जर्मन, हंगेरियन या स्लाव, सर्ब, क्रोएट या अल्बानियाई। प्रत्येक समूह को दूसरों के साथ सह अस्तित्व में रहना पड़ता है, लेकिन पुराने संघर्षों की यादें और एक सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की आवश्यकता इसमें बाधा डालती है। बाल्कन हमेशा की तरह प्रतिस्पर्धी साम्राज्यों, हालांकि नाम बदल गए हैं, के बीच फंसे हुए हैं, और इस्लाम एक बार फिर यूरोप पर एक लंबी छाया डाल रहा है। टेस्ला पर इन प्रभावों को उनके माई इन्वेंशंस में अनदेखा किया गया है। दुर्भाग्य से यहां विकसित करना बहुत जटिल है, लेकिन टेस्ला की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा इनका अध्ययन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और अंत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टेस्ला का अपनी आत्मकथा माई इन्वेंशंस में आंतरिक ध्यान पाठक को न केवल टेस्ला के परिवेश की अधूरी तस्वीर देता है, बल्कि बचपन के अनुभवों की भी, जिन्हें वे इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। आत्मकथाएं लगभग परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के कई सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़ देती है, ऐसे हिस्से जिन्हें वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता या शायद भूलना पसंद करता है। टेस्ला के जीवन के गंभीर छात्रों के लिए यह अनिवार्य है कि वे माई इन्वेंशंस को बहुत बारीकी से पढ़ें, और जहां कहीं भी चूक या विसंगतियां प्रतीत हों, वहां द्वितीयक स्रोतों की तलाश करें। यूरोपीय लेखकों ने टेस्ला के प्रारंभिक जीवन के संबंध में कुछ अंतर्दृष्टिपूर्ण जासूसी का काम किया है, लेकिन अमेरिकी जीवनीकारों ने टेस्ला के ग्लैमरस अमेरिकी द्वार से उनके कठिन प्रारंभिक वर्षों की तुलना में अधिक आकर्षित होकर माई इन्वेंशंस के अकल्पनीय सारांशों से ही संतोष कर लिया है। इस लेखक के टेस्ला के प्रारंभिक जीवन के विषय पर अपने विचार, जो जीवनी एंड इन क्रिएटिंग लिव में विकसित किए गए हैं, उनका यहां विस्तार से वर्णन नहीं किया जाएगा। टेस्ला को अपनी कहानी कहने का अधिकार दिया जाना चाहिए, और पाठकों को व्यापक व्याख्या में प्रवेश करने से पहले अपनी राय बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। बहुत से पाठक जो पहले से ही जॉन ओनील की टेस्ला पर 1944 की जीवनी प्रोडिगल जीनियस या उससे व्युत्पन्न बाद के जीवनी संबंधी वृत्तांतों से परिचित हैं, उनके लिए टेस्ला की आत्मकथा को बिना किसी पूर्व धारणा के पढ़ना मुश्किल, यदि असंभव नहीं तो है। ओनील टेस्ला की प्रशंसा करते थे और उन्हें कई अच्छे स्रोतों, टेस्ला के भतीजे सावा कोस्नोविच सहित, का लाभ मिला था, लेकिन उनकी किताब मुख्य रूप से आज टेस्ला के नाम के चारों ओर फैली अधिकांश पौराणिक कथाओं के लिए जिम्मेदार रही है। प्रोडिगल जीनियस तथ्य और कल्पना का मिश्रण है, जिसमें पाठक को दोनों के बीच अंतर करने में मदद करने के लिए कुछ ही फुटनोट्स और कोई ग्रंथ सूची नहीं है। ओनील को एक स्रोत के रूप में उद्धृत करने वाली किसी भी किताब या लेख को बहुत सावधानी से देखना चाहिए। इसके अलावा माई इन्वेंशंस के पाठक को उन अंशों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो उनके पहले से ज्ञात जानकारी के प्रकाश में भ्रमित करने वाले या आश्चर्यजनक लगते हैं। घटनाओं का ओनील का संस्करण, जो लोगों के टेस्ला के बारे में जानने के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ है, बिना बुलाए हस्तक्षेप कर सकता है। एक उत्कृष्ट उदाहरण कि कैसे एक मिथक एक बार जन्म लेने के बाद खुद को अनिश्चित काल तक कायम रख सकता है, वह टेस्ला की अपनी मां की मृत्यु की पूर्व ज्ञान की कहानी है, जिसे प्रोडिगल जीनियस में बताया गया है और तब से हर अमेरिकी जीवनी में दोहराया गया है। ओनील एक उत्साही अध्यात्मवादी थे जिन्हें विश्वास था कि टेस्ला में मानसिक शक्तियां थीं। हालांकि टेस्ला ने खुद माई इन्वेंशंस में लिखा था कि उन्हें केवल एक बार एक ऐसा अनुभव हुआ था जिसे उन्होंने एक पल के लिए सोचा था कि वह अलौकिक हो सकता है। यह उनकी मां का बादलों में देवदूतों के साथ एक दर्शन था, जो उन्हें पृष्ठ 104 उनकी मृत्यु के लगभग उसी समय हुआ था। टेस्ला तब स्वयं बिस्तर पर पड़े थे, अपनी मां से बहुत दूर नहीं, यूरोप में व्याख्यान देने के तनाव से अभिभूत होने के बाद, फिर 1 घंटे के आराम के बिना घर भागने के बाद, और अंत में उनके जीवन के अंतिम सप्ताहों के दौरान
अपनी मां के बिस्तर के पास उपस्थित रहने के बाद, उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद, जब उन्होंने अपना संतुलन रिगेंड कर लिया था, टेस्ला ने स्वयं इस दर्शन को तर्कसंगत रूप से समझाया। पृष्ठ 105। लेकिन ओनील ने स्पष्ट रूप से इस स्पष्टीकरण को कभी स्वीकार नहीं किया। जब टेस्ला की मृत्यु हो गई और वे विरोध नहीं कर सके, तो ओनील ने एक और अलौकिक प्रकरण, पूर्व ज्ञान की कहानी, का आविष्कार किया और इसे टेस्ला की मानसिक क्षमताओं के लिए अपने मामले का केंद्र बिंदु बना दिया। प्रोडिगल जीनियस में कई त्रुटियों को ओनील की छपाई में जल्दबाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, फिर भी वे अमेरिका की पहली टेस्ला जीवनी प्रकाशित करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि पूर्व ज्ञान कहानी के मामले में उन्होंने जानबूझकर माई इन्वेंशंस पृष्ठ 24 से 25 के एक अंश को संपादित किया, ताकि ऐसा लगे कि टेस्ला ने अपनी मां की मृत्यु और उसके आसपास की घटनाओं को पहले ही देख लिया था। टेस्ला ने वास्तव में एक उत्तर दर्शन का वर्णन किया था, जो 1852 में अपनी मां की मृत्यु के कुछ समय बाद एक स्मृतिलोप के प्रकरण के चरमोत्कर्ष पर हुआ था। पृष्ठ 34 पर वे कहते हैं कि यह प्रकरण उनके ग्राउंडेड ट्रांसमीटर से जूझने की थकान से उत्पन्न हुआ था, जबकि पृष्ठ 106 पर वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी वायरलेस जांच 1893 में ही शुरू की थी। टेस्ला का वृत्तांत बहुत स्पष्ट है। जिस किसी ने ओनील का संस्करण पहले नहीं पढ़ा है, टेस्ला बताते हैं कि कैसे वह अपने प्रारंभिक बचपन को छोड़कर अपने पूरे पिछले अस्तित्व को भूल गए थे और कैसे उनकी याददाश्त केवल धीरे धीरे लौटी, समय में आगे बढ़ते हुए। अंततः जिस अजीबो-गरीब तंत्रिका संबंधी परेशानी का उन्हें अनुभव हो रहा था, वह पिछली वाली की तरह ही चरम पर पहुंच गई। टेस्ला ने अपनी मां की मृत्यु को दूसरी बार देखने का जबरदस्त दर्द और संकट अनुभव किया। ओनील ने इस आघात के टेस्ला के वर्णन को माई इन्वेंशंस से हूबहू उद्धृत किया है, लेकिन उन्होंने अपने स्रोत को छुपाया है और उस एक वाक्य को हटा दिया है जिसने टेस्ला की मां की मृत्यु को स्पष्ट रूप से अतीत में रखा था, न कि भविष्य में। मुझे याद आया कि मैंने घर की लंबी यात्रा बिना 1 घंटे आराम किए कैसे की और कैसे वह हफ्तों की पीड़ा के बाद चल बसी। ओनील ने टेस्ला के फरवरी में घर लौटने और अप्रैल में उनकी मां की मृत्यु के बीच के 6 सप्ताह को काव्य रूप से एक ही शाम में समेट दिया था। इतने सारे लेखकों ने अब इस पूर्व ज्ञान कहानी के ओनील के और एक दूसरे के संस्करणों को दोहराया है कि टेस्ला का विस्मृति का आकर्षक और खुलासा करने वाला वृत्तांत रहस्यमय अटकलों के सागर में पूरी तरह से डूब गया है। माई इन्वेंशंस में टेस्ला ने अलौकिक के भक्तों द्वारा अपनाए जाने पर अपनी झुंझलाहट का उल्लेख किया है। वे आमतौर पर मानसिक घटनाओं के बारे में बहुत संशय में रहते थे। लिखा के स्थानिक अंधविश्वास के उनके बचपन के संपर्क और ब्रिटिश वैज्ञानिक और मानसिक शोधकर्ता विलियम क्रूक्स के लिए उनकी वयस्क प्रशंसा के बावजूद पत्रकारों और मृत्यु में जीवनीकारों के साथ टेस्ला के सभी दुस्साहसों के संयोजन में 20वीं सदी के मध्य तक अलौकिक के साथ अनचाहे जुड़ाव ने टेस्ला की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया था। हालांकि सौभाग्य से स्वर्गीय केनेथ स्वेजी और अन्य टेस्ला प्रशंसकों के अथक शैक्षिक प्रयासों ने टेस्ला के नाम के लिए वह सम्मान वापस पा लिया है जो उसने कभी हासिल किया था। 1956 में शताब्दी टेस्ला के जन्म की शताब्दी पर विश्वव्यापी सिस्टम इंटरनेशनल मीटर किलोग्राम सेकंड माप प्रणाली में चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई का नाम उनके सम्मान में रखा गया था। अमेरिकी इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान अब उन्हें अपने महानतम पूर्व छात्रों में से एक मानता है, जो किसी विदेशी मूल के व्यक्ति के लिए कोई छोटी बात नहीं है। यह आशा की जाती है कि उनके करियर में नए सिरे से रुचि के इस समय में टेस्ला की आत्मकथा को फिर से जारी करना कुछ लिंगरिंग गलतफहमियों को दूर करने में मदद कर सकता है, जो आज भी टेस्ला को सनसनीखेज पत्रकारिता का विषय और कल्ट वर्शिप का उद्देश्य बनाती है। टेस्ला और उनके दर्शक दोनों इससे कहीं बेहतर के हकदार हैं। इस भाग में हमने माई इन्वेंशन बुक के इंट्रोडक्शन भाग को समझा। आगे के भाग के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।